नमस्कार साथियों, एसएचडी परिवार के सभी सदस्यों को मेरी तरफ से नमस्कार। आज मैं आप लोगों को ऐसी चीज़ बताने वाला हूं जो शायद आपके फील्ड में जाने के बाद बहुत ही अच्छा रिजल्ट आने वाला है। एक और हमने वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि गांव में जाने के बाद हम लोग किस प्रकार से कहाँ एकत्रित होकर किस गांव में कैसे मीटिंग कराया जाए और कितने लोग जाएं, कैसे कैसे बताया जाएगा। मैं अब उसी चीज़ को लेके आ गया हूँ कि कैसे शुरुआत करें। आखिर उनके गांव में हम चले तो गए, लेकिन कैसे शुरुआत किया जाए और कैसे ख़त्म किया जाए, कैसे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया जाए। कैसे मैं जहाँ तक समझ पाया कि आज तक शब्द के नाते ही सब लोग सही ढंग से इसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो उसी चीज़ को बताने के लिए मैं आ गया हूँ, क्योंकि पूरी अगर चैप्टर बताने की बात करें यानी 7 सेशन बताने की बात करें तो लगभग एक घंटे में तो नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा सा प्रकाश में डालना चाहूँगा। अगर थोड़ा सा आप लोग समय देंगे, अगर बने रहेंगे तो शायद आपके लिए बहुत ही अच्छी ये वीडियो होने वाली है। आज आप सोच भी नहीं सकते कितनी अच्छी होने वाली है। चलिए ठीक है, ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अपने इस प्लान को बताने की अनुमति चाहता हूँ आप लोगों से। ठीक है, अगर अच्छा लगेगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए जो हमारा एसएचडी का आया है, देखिए सबसे पहले आप लोग किसी गांव में जाने से पहले बोर्ड और टांग के अच्छी जगह पे वहाँ पे आप एसएचडी सोसिस समाज डेवलपमेंट आर्थिक सहयोग संगठन लिख दें। ठीक है, उसके बाद क्या किया जाए, नंबर 1 डालिए संगठन का नाम, संगठन का नाम। ठीक है, ये हेडिंग है, ये क्या है, हेडिंग है। संगठन का नाम हमारा हेडिंग है। जैसे हम किसी गांव में गए, सबसे पहले तो पूछेंगे किस संगठन से आए हो, उसका नाम क्या है। तो आप ऐसे लिखने के बाद आप बताइएगा। हाँ, उसी चीज़ को बताने के लिए हम लोग आए। बस थोड़ा सा समय आप लोग देंगे तो हम पूरी रीति से आप लोगों को समझाने की प्रयास करेंगे कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। चलिए देखते हैं हम संगठन का नाम। तो हमारे संगठन का एसएचडी नाम है, हमारे संगठन का जो नाम है उसका नाम है एसएचडी, जिसे हम शॉर्ट नाम से जानते हैं। यानी हम इसका जो फुल फॉर्म होता है सोसिस समाज डेवलपमेंट आर्थिक सहयोग संगठन। ठीक है, सोसिस समाज डेवलपमेंट आर्थिक सहयोग संगठन, ये हमारे संगठन का नाम है। कोई भी चीज़ हो, अगर कोई भी एक बच्चा भी होता है तो उसका भी एक शॉर्ट नाम होता है, नहीं एक छोटा नाम होता है, और स्कूल में कुछ और होता है। तो इसलिए हर एक चीज़ में कोई ना कोई शॉर्ट नाम होता ही है। कोई भी चीज़ आता है तो उसमें शॉर्ट नाम होता है, तो उसका कोई फुल फॉर्म भी होता होगा। इसी तरह हमारे संगठन का जो फुल फॉर्म है एसएचडी का, सोसिस समाज डेवलपमेंट आर्थिक सहयोग संगठन। ठीक है, अब हमने संगठन का नाम का परिचय दे दिया। अब उसके बाद क्या करना है, आप नंबर 2 स्टेप जो चालू करेंगे, यहाँ पे लिख देना है सीधा देश की स्थिति, देश की स्थिति। ठीक है, देश की स्थिति, ये हमारा दूसरा हेडिंग बन जाता है। उन लोगों से सबसे पहले तो आप बोलिए, देखिए सर जी हम किसी कंपनी से तो नहीं आए हैं, ना किसी समूह से आए हैं, और ना ही किसी पार्टी से आए हैं, हम एक संगठन लेकर आए हैं। आज तक आप लोगों ने भी देखा होगा बहुत सारे संगठन, बहुत सारी पार्टियां, लेकिन क्या किसी के शादी या घर बनवाने में कुछ 1,50,000 की सहयोग दिया है कि वापस ना लिया? जवाब आएगा नहीं। तब वो इंसान बोलेगा क्या आप हमको ये सब दोगे? तब आप बोलिएगा बिल्कुल राइट, हम लोग देंगे, लेकिन थोड़ा हम लोग आपसे समय चाहेंगे उसे बताने के लिए। पहले हम आए हैं अपने समाज को जगाने के लिए। मजबूत तो बनाएंगे ही, लेकिन अपने समाज को आगे हम जगाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे। अब देखिए हमने डाल दिया देश की स्थितियां। उन लोगों से बोलिए अगर जानकारी हम आपको ना दें, ठीक है, हम आपको ना दें, आपसे अपना सिस्टम बता के आपका फार्म भरवा के लेके चले जाए, तो आपको क्या पता लगेगा उससे आखिर है क्या चीज। लोगों ने आज तक यही किया है, यानी लोगों ने आज तक यही किया है अपना पेट भरने के लिए। यानी जहाँ तक मैं समझ पाया कि आज तक लोगों ने ऑफलाइन काम किया। आपका नंबर आते आते आपका फार्म खो जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है, ऑनलाइन सिस्टम है। ठीक है, अब देखिएगा देश की स्थिति। हम सबसे पहले बताते हैं देश की स्थिति। हमारे देश में कितनी प्रकार की स्थितियां हैं। नंबर 1 आप लोग जानते हो, पढ़ाया गया है सामाजिक। ठीक है,
सामाजिक स्थिति। नंबर 2 राजनैतिक, ठीक है। नंबर 3 आर्थिक। नंबर 4 धार्मिक, ठीक है। जहां तक मैं जानता हूं कि 4 प्रकार की स्थितियां पाई जाती हैं, देश की स्थितियां 4 प्रकार की पाई जाती हैं। सबसे पहले इन्हीं लोगों को ऐसे ही बात से उन्हें वहां तक लेके जाना है, ठीक है। अब देखिए क्या करना है। एक कहता है अगर देश को चलाना है, यानी अपने आप को सुरक्षित करना है, अपने आने वाले पीढ़ी को सुरक्षित करना है, तो हमको इन चारों स्थितियों को बैलेंस में रहना अति आवश्यक है। यानी इन चारों स्थितियों को बैलेंस में रहना अति आवश्यक, यानी बहुत ही जरूरी है। चलिए देखते हैं कोई स्थिति सही भी है कि हम लोग सुरक्षित है कि नहीं है, आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बता दें, पूरा तो नहीं बताएंगे क्योंकि अगर हम पूरा बताएंगे लगभग 1 से 1.5 घंटे से ज्यादा की वीडियो बन जाएगी, ठीक है। हम थोड़ा थोड़ा सा प्रकाश डालते हुए चलेंगे, ठीक है ना। अब देखिए हम धर्म की बात करें तो अपने भारत में 3 धर्म है। नंबर 1 क्या है? नंबर 1 है हमारा मुस्लिम, ठीक है। एम फॉर मुस्लिम धर्म। मुस्लिम धर्म को थोड़ा सा बताते हैं। मुस्लिम धर्म एक ऐसा धर्म है जो अपने आप में संगठित धर्म है। क्या है? संगठित धर्म है, जो कि एक ही मस्जिद में बैठकर सब लोग अपना कार्य करते हैं, एक ही मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, एक ही नल पे पैर भी धुलते हैं, जरूरत पड़ी तो एक ही थाली में खाना भी खाते हैं। एक अजान से दूसरे अजान में वो अपना बात शेयर भी करते हैं। कुछ भी होता है तो अपना संगठित होकर अपना काम करते हैं। तो इनके बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद जानते हैं। चलिए ठीक है। उसके बाद हम बताते हैं जो 3 धर्म ने बताया। दूसरा क्या है? हिंदू। क्या है? हिंदू। एच फॉर हिंदू। हिंदू की बात करें, अब हिंदू के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं कैसे हैं। अगर हम हिंदू धर्म की बात करें, यह एक ऐसा धर्म है जो कि असंगठित है। आप बताइए, जो कि असंगठित धर्म है। इसमें क्या होता है? जाति और धर्म के नाम पे लड़ाया जाता है, एक दूसरे से सिर्फ जातियों में बांटा जाता है। यानी कोई किसी को ऊंचा नहीं देख सकता। कोई किसी को अगर उससे ऊंचा जा रहा है व्यक्ति तो उसे ऊंचा नहीं देख सकता। और कई प्रकार की जातियों में हम लोगों को बांट के रखा है, इसीलिए संगठित है। और जात की बात करें तो अभी आ गया, देखिए जात की बात करें तो लगभग हम लोगों को देखिए कितने भागों में है हमारा जातिया? 6743। कितना? 6743 जातियों में बांटा गया है हम लोगों को। बताइए 85 को इतने भागों में बांटा गया है, तो हम लोग संगठित कैसे होंगे? ठीक है, ये हमारा होगा। तीसरा जो हमने बताया धार्मिक में, एक होता है बौद्ध धर्म। क्या होता है? बौद्ध धर्म भी होता है। बौद्ध धर्म के बारे में थोड़ा सा प्रकाश हम डालना चाहेंगे। देखिए बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जो अपने 85% समाज को समानता और अधिकार दिलाने की क्षमता रखता है। यानी सबको एक समान अधिकार हो, सब एक साथ रहें, ठीक है। ये ऐसा धर्म है बौद्ध धर्म। इसीलिए ये लोग जान गए अगर बौद्ध धर्म यहाँ रहे तो शायद सबको समान अधिकार मिल जाएगा। तो 2000 वर्ष पहले इनको खत्म कर दिया गया। 2000 वर्ष पहले इनको खत्म कर दिया गया, अपने भारत से ही खत्म कर दिया गया। अब बताइए, क्योंकि ये लोग जान चुके थे, उसका नाम आप लोग जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ठीक है। जिसने खत्म किया था एक पुष्पशुंग मिश्र था, ठीक है, ब्राह्मण था, जिसने बौद्ध राष्ट्र को खत्म करवाया था। वह एक राजा था, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, बौद्ध धर्म जो 2000 वर्ष पहले तो समापन कर दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी प्रचार प्रसार से देखा गया कि 125 देशों में चल रहा है। कितना? 125 देशों में चल रहा है, जो कि एकदम बौद्ध राष्ट्र है। उसके बावजूद भी हमारे समाज में
यानी अपने भारत में, अपने इंडिया में कितना परसेंट आया है? 0.6% आया है। आप सोच के देखिए, जो बौद्ध धर्म है अपने ही समाज से चला, यानी अपने ही भारत से चला, और अपने भारत में ही नहीं। कितना है? 0.6। इसका मतलब क्या है? कुछ नहीं। जो कि 125 देशों में चल रहा है, उसके बावजूद भी अपने भारत में 0.6% ही आया है। अब बताइए, सबके मन में तो ये संशय चल रहा होगा कि अगर अब की बार ये सरकार आती है तो वोट नहीं पड़ेगा। क्यों? वो सोचेगा कि जब हम ही बार बार जीत रहे हैं, क्यों ना वोट का खर्च बचा के जनता के खाते में डाल दिया जाए 10,000 5,000। जनता खुश, 20 साल में ना हम रहेंगे ना हमारा संविधान रहेगा। जहां तक मैं समझ पाया, संविधान की वजह से सबको खाने की, पीने की, सोने की, हर चीज की जो कुछ भी मिला है सब उसी की देन है, उसी से मिला है। तब तक कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं प्रकाश डालेंगे हम। देखिए, हमारा इससे प्रतीत होता है कि बौद्ध धर्म हमारा खत्म हो गया। थोड़ा तेजी से हम खत्म करेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं आर्थिक की बात करें तो। आर्थिक की बात करते हैं तो आर्थिक के बारे में ज़्यादा नहीं। एक समय आया था जो आप लोग जान रहे होंगे, नोटबंदी। क्या? नोटबंदी। नोटबंदी में जो अपने 85 भाई जो अमीर थे, यानी बहुत से नेता होता है अमीर थे, तो उन्होंने देखिए क्या चला, अपना तो पैसा पहले ही सफ़ेद हो गया। ठीक है, और जो हमारे 85 के भाई थे वो लोग रखे थे बोरियम भर भर के पैसा, सब नोटबंदी में निकाल लिया। यानी कहने का मतलब हमारा ये है कि एक गरीब आदमी यानी अपने 85 का 500 रुपये के लिए लाइन लगाता था दिन भर, और कोई एक वहाँ से बड़ा आदमी फ़ोन कर देता है और वो कहता है मेरे घर में पैसा नहीं, लेके आइए, और वहाँ का बैंक मैनेजर लेके उसके घर पे चला जाता है। और जब शाम होती है तो वो कहता है पैसा ख़त्म हो गया। बताइए, परेशान तो अपने 85 के लोग ही है ना, गरीब थे, क्या करते। अब देखिए उसके बाद जैसे जैसे थोड़ा समय बीतता गया और हमारा समाज जो है थोड़ा सा उठा, उसके बाद लाके कोरोना काल। क्या? कोरोना काल जैसी महाबीमारी को अपने समाज में ला करके बैठा दिया गया। क्यों? आया था ना कोरोना काल में। क्या होता है, एक प्रज्ञा मिश्रा नाम की एक रिपोर्टर थी जो न्यूज़ के जरिए लेकर आई थी कि अपना भारत जो है कितने घाटे में है। कितना घाटे में है बताते हैं आपको। अपना भारत जो है 558.5 अरब डॉलर घाटे में है। कितना? अरब डॉलर घाटे में है, समझिएगा। अरब डॉलर घाटे में है। ठीक है, अरब डॉलर घाटे में है अपना जो भारत, 558.5 अरब डॉलर घाटे में। आप सोच के देखिए, एक डॉलर का लगभग कई प्रकार से लोग डॉलर का पैसा देते हैं। छोटे में ही मान लीजिए, जैसे यहाँ पे कंपनियां वाले 80 रुपया देते हैं, लेकिन नेट पे सर्च मारिए तो लगभग 69 रुपया होता है एक डॉलर का। कितना होता है? 69 रुपया। अगर 69 रुपये को कैलकुलेट कर देंगे 558.5 अरब डॉलर में अगर हम कन्वर्ट करेंगे, शायद इस पे आएगा भी नहीं। यानी कह सकते हैं एक प्रकार से कैलकुलेटर भी फेल हो जाएगा, इस पे आएगा ही नहीं। उसके बाद सोचिए, उसी कोरोना काल में लोग नोटबंदी के बाद थोड़ा सा उठे, कोरोना आया, कोरोना सा थोड़ा सा और ऊपर जाते वक्त जीएसटी ला के रख दिया। जीएसटी क्या? जीएसटी। जीएसटी का मतलब जानते हैं आप लोग? गवर्नमेंट सर्विस टैक्स। जो गवर्नमेंट सर्विस टैक्स होता है, इसका जो फुल फॉर्म होता है। देखिए, टैक्स भी दो प्रकार का होता है। कितना? दो प्रकार का टैक्स होता है। एक होता है इनडायरेक्ट, एक होता है डायरेक्ट। ठीक है, इनडायरेक्ट होता है और एक डायरेक्ट होता है। हम थोड़ा सा बताने का प्रयास करेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या। डायरेक्ट देखिए वो होता है जो, जैसे कहने का मतलब हमारा ये है कि जब नोटबंदी हुआ था, लोग पैसा घर में भर भर के रखे थे।
अगर वो बैंक में लेकर जाते जमा करते तो शायद बैंक वाला काट लेता डायरेक्ट, आपको पता लगता हाँ डायरेक्ट कटा है। इनडायरेक्ट आपको पता भी नहीं लगेगा और कैसे कट जाएगा। देखिए कैसे कटता है। आप जब कोई भी सामान लेते जाते हैं स्टोर पे या दवा लेने जाते हैं तो उस पर टैक्स रहता है, ये आपको पता भी नहीं चलता और वो पैसा ले लेता है। उसके बावजूद भी अपना भारत घाटे में है, इतना घाटे में है। एक चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा, उसने क्या कहा, 558.5 अरब डॉलर अपना भारत घाटे में है या अपना देश घाटे में है। तो इस भारत देश में कौन लोग हैं? हम ही लोग हैं, है? तो हम ही लोग से तो निकालेगा। निकालने का जरिया देखिए, आप एक्सप्लेन करिए। पहले एक सिलेंडर का दाम 300-350 रुपये था, आज कितना है? 11 से 12 रुपये है, जो कि पहले सब्सिडी भी आता था लेकिन अब सब्सिडी भी नहीं आता है। और दूसरी बात देखिए आप, एक समय था जब एक तेल लेने जाइए, तेल का दाम कितना था? लगभग 80 रुपया था, 100 रुपया था, 200 रुपया है। अरहर मटर जो है, मटर की दाल कितना है? आप खुद ही डेली जाते हो लेने, आप वहाँ से पता कर सकते हैं। लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ, पेट्रोल डीजल तो डेली आप लोगों को काम लगता है, दाल अरहर की दाल दोनों काम लगता है। देखिए वो कैसे पैसा निकालता है। आपके सामने अगर पेट्रोल या डीजल रख दिया जाए, 10 रुपये का अंतर हो, और जानते हैं पेट्रोल डीजल में अंतर होता है, तो आप शायद पेट्रोल ही लोगे। अगर आपके सामने सरसों का तेल और रिफाइंड रख दिया जाए और 10 से 20 रुपये का अंतर हो, तो शायद आप तेल लोगे सरसों का। तो पैसा लालच से निकाल रहा है, यानी हम दोनों के सामने दोनों डब्बा रख दिया तो हम तेल का लेंगे, तो गया ना उनके पास पैसा। अगर आपके सामने वही चीज़ रखता, एक कम होता, आधे पे एक ज़्यादा होता, तो आप शायद कम वाला लेकर काम चलाते। लेकिन कहेंगे हम यही ले लें, अच्छा वाला ले लें। अब मटर की दाल है, अरहर की दाल है, तो आप अरहर की लोगे क्योंकि वो अच्छा है। तो कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा इस देश में जो हमारा आया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा हो गया है हर चीज़ का दाम। तो हम ही लोगों से तो पैसा ले रहा है और भर रहा है, और तब भी हमारा देश कितना हो गया, इतना घाटे में है। और बताते हैं, जीएसटी जब लगा था ना, तो बड़ी बड़ी कंपनियां भी बंद हो गई। लोग कमाने गए थे देश विदेश, कंपनियां जब बंद हुई, विदेश की तो नहीं बता सकते, लेकिन अपने यहाँ की जो है जब बंद हो गई तो कितने लोग बेरोजगार हो गए। एक कंपनी बंद हुई तो लगभग उसमें 100-200 मजदूर होते हैं। सोचिए कितना कंपनियां बंद हुआ होगा और कितने लोग बेरोजगार हुए होंगे। तो इससे पता लगता है कैसी स्थिति है। और ऐसा चीज़ पैदा कर दिया गया, ऐसा डर पैदा कर दिया कि अब भाई भाई से नहीं मिल सकता, यानी जो ज़िंदगी भर कमा के खिलाया उसको और उसे ही दूर कर दिया। घर वालों ने अपने खून पसीने से अपना घर बनवाया और अपने घर में जाने का अधिकार नहीं रहा। 15 दिन जाके स्कूल में रहो, उसके बाद आओ, ये था कोरोना काल में। इससे हम पता लगता है कि हमारी आर्थिक स्थिति भी खत्म है। हमने पहले ही बताया, इन चारों में से अगर कोई स्थिति डगमगाती है तो ये देश नहीं चल सकता, हम लोग सुरक्षित नहीं हैं। ठीक है, अगर एक कुर्सी, अगर उसका एक पाँव तो टूट गया तभी डगमगा के चल लेगा, लेकिन अगर दोनों टूट गया तो शायद नहीं चल पाएगा। अब यहाँ देखिए तीसरे में क्या है, राजनीतिक। हम राजनीति करने नहीं आए यहाँ पे, वहाँ पे कहना हम राजनीति करने नहीं आए हैं। बस जितना हमको पता है जो हो रहा है उसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं राजनीतिक की। देखिए, अपने समाज के लिए लड़ने की जो भी पार्टियां थी, यानी अपने समाज के हक और अधिकार के लिए जो लड़ती थी, जो पार्टियां थी, 2 ही पार्टियां थी। अगर आप हिंदी में समझाएंगे और अच्छा रहेगा। मान लीजिए मायावती और मुलायम, वैसे तो कोई नहीं, गाँव में कुछ लोग नहीं समझ पाए, तो वैसे मायावती और मुलायम बोलेंगे तो समझ जाएंगे। ठीक है, यही 2 पार्टियां थी जो मायावती थी और मुलायम थी। हम 85% समाज के लिए लड़ने वाली थी। आप सोच के देखिए, जब वो दोनों एक साथ मिल के लड़ी थी, कितना, वो दोनों एक साथ मिल के, यानी संगठन बना के लड़ी थी। संगठन बना के लड़ी थी, तभी वो जीत हासिल नहीं कर पाई थी। थोड़ा स्पीड चलते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा होगा। ठीक है, उसके बाद जब 2022 में वो चुनाव लड़ी तो शायद तब भी जीत हासिल नहीं कर पाई। ठीक है,
इससे यह पता लगता है कि हमारी राजनीतिक स्थिति भी खराब हो गई। जो कि मायावती की इंटरनेशनल पार्टी थी, जब 0 सीट लेकर आई है, 1 सीट लेकर आई है, तो उसका मतलब 0 ही है। ठीक है, उसका मतलब 0 ही है, इसमें कहने की बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए, हम कह रहे हैं थोड़ा शॉर्ट में बताएंगे कि बहुत ही लंबा हो जाता है। ठीक है ना। उसके बाद हम देखते हैं सामाजिक स्थिति। सामाजिक स्थिति तभी चलती है जब ये तीनों चलता है। ये तो ऐसे ही खत्म हो गया ना, क्यों? ये तो ऐसे ही खत्म हो गया ना। मैंने पहले ही बताया था, अगर सामाजिक को चलाना है या अपने आप को सुरक्षित महसूस करना है या इसे अपने आने वाले समय को सुरक्षित करना है, तो इन चारों स्थितियों को बैलेंस में रहना अति आवश्यक है। यहाँ तो धार्मिक भी खत्म हो गई, आर्थिक भी खत्म हो गई, राजनीतिक भी खत्म हो गई, और सामाजिक तो अपने आप खत्म हो जाएगा। क्यों? चलिए देखते हैं। अब थोड़ा सा इधर चलते हैं, आजकल के हमारे संगठन और पार्टियां कैसे काम करती हैं। ठीक है, 85%, ठीक है, और 15% की पार्टियां कैसे आजकल काम कर रही हैं। 85 का हो चाहे 15 का हो, कैसे वो काम कर रहा है फील्ड में। ठीक है। अब देखिए, माना ये चीफ है, ठीक है, कोई भी आएगा, एक आदमी जो बनाएगा उसे हम चीफ ही मानेंगे। ठीक है। हम किसी गांव में गए, यानी मान लीजिए हम आपके गांव में आए, वहां कुछ लोग एकत्रित हो गए, यानी इकट्ठा हो गए। ठीक है, वहां पे इकट्ठा हो गए। इकट्ठा होने के बाद अगर हम उसी को नाम दे दिए संगठन का, तो बन जाएगा संगठन। अगर हम उसका नाम दे दिए पार्टी, तो बन जाएगी पार्टी 100%। लेकिन संगठन और पार्टी बनाने का कोई मकसद होना चाहिए, कोई उद्देश्य होना चाहिए। क्यों हम बना रहे हैं, क्यों होना चाहिए ना। चलिए क्या करेंगे, हम आप लोगों के बीच में आया, वही संगठन और पार्टी का निर्माण किया, किसी मकसद के लिए किया। अब देखिए क्या करते हैं, उसी संगठन को और पार्टी को अलग अलग कर देंगे। एक तरफ पब्लिक को कर देंगे और एक तरफ संगठन और पार्टी। यानी जहां मैं गया वहां कुछ लोग मिले, हमने वहां तो संगठन और पार्टी बनाया, लेकिन उन्हीं में से अलग अलग कर दिया। क्यों किया, अभी बताते हैं। देखिए, माना इसी में से हम अलग अलग कर दिए। एक तरफ हम रख दिए संगठन और पार्टी को, दूसरी तरफ हम पब्लिक को। अब इनको जब हम फील्ड में भेजेंगे, प्रचार प्रसार करने के लिए भेजेंगे, वैसे तो हमने इकट्ठा नहीं किया, वैसे तो हमने पार्टी नहीं बनाई, वैसे तो हमने संगठन नहीं बनाया, कोई मकसद होगा। ठीक है। अब देखिए, इनको जब हम प्रचार प्रसार के लिए वहां पे फील्ड में भेजते हैं, तो उनको अर्थ की जरूरत पड़ेगी। देखिए, वो लोग सिस्टम बनाए, क्या अर्थ की जरूरत पड़ेगी वहां पे। वो लोग एक सिस्टम बनाएंगे, क्या मांगने का, चंदा। चंदा मांगने का सिस्टम बनाएंगे वो। चंदा देखिए किस प्रकार से मांगते हैं वो लोग, आप लोगों को बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है। यहाँ से जब कोई व्यक्ति, उसका कार्यकर्ता चंदा मांगने जाता है, माना 100 रुपया, ठीक है, माना कितना, 100 रुपया पब्लिक के बीच से वो लाता है। यानी मैं कहता हूँ छोटे बड़े का तो हिसाब ही नहीं रखता, मोटी रकम का हिसाब रखता है, जैसे 10,000, 5,000, 20,000, 50,000। अब हम छोटे में आपको समझाते हैं। ठीक है। ये देखिए, जब वो पब्लिक से, ठीक है, पब्लिक से 100 रुपया पाता है, जब जनता में जाता है यहाँ पे चंदा मांगने, 100 रुपया कोई देता है उसका, ठीक है, 50 रुपया तो खुद खा जाएगा, बचा कितना, 50 रुपया, यही तो बचा। अब जब वो 50 रुपया चीफ के पास लेकर जाएगा, चीफ के पास लेकर जाएगा, 25 रुपया तो चीफ खुद ले लेगा। क्यों, सही है कि नहीं। 50 रुपया चीफ के पास लेकर जाएगा, 25 रुपया वो रख लेगा, ठीक है, बचा हमारा कितना, 25 रुपया। ये 25 रुपया क्या करेगा, ये संगठन और पार्टी जो बनाई है और एक तरफ पब्लिक है, उसी में वो दे देगा। संगठन और पार्टी अपने आप में और पब्लिक अपने आप में। आप सोच के देखिए, जनता ने दिया हमको 100 रुपया, लेकिन मिला कितना, अगर इसका हम आधा करेंगे लगभग 12.5 रुपया होगा, लगभग 12.5 रुपया होगा। आप सोच के देखिए, हमने दिया 100 रुपया, लेकिन हमारे जनता के बीच कितना पैसा आया, 12.5 रुपया, उसी में सब खुश। इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, इससे होता है कि 10% लोग अमीर होते हैं। कितना अमीर होते हैं, और 90% लोग गरीब होते हैं।
ठीक है।